Guys, welcome back to my channel. My name is Gurleen Kaur. जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने न्यू स्टेट्स जो थी उसमें जो मराठास के बारे में हमें देखना था, हमने उसके बारे में स्टडी कर ली। देन हमने सिखों के बारे में स्टडी करनी थी, वो भी हमने सब देख लिया। अब जो हमारा न्यू स्टेट्स में लास्ट टॉपिक बचा है वो है जाट किंगडम के बारे में। तो आज हम जाट किंगडम के बारे में बात करेंगे। और जो बच्चे न्यू कमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बोल देती हूँ कि मैंने ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स सिलेबस। सो ये उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने सिलेबस जो है वो कवर अप करवा रखा है। अभी जस्ट इसके 12 to 13 लेक्चर्स हुए हैं और टोटल इसके 80 to 90 तक पहुंचेंगे। इसके साथ साथ मैंने इकोनॉमी की सीरीज़ भी स्टार्ट की है, उसमें भी टोटल 92 to 95 लेक्चर्स होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए जो आईएएस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं लाइक एथिक्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आर्ट एंड कल्चर, या जो भी आप सब्जेक्ट मुझे आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊँ, स्पेशली पॉलिटी और ज्योग्राफी, वो तो मैं करवाऊँगी ही करवाऊँगी। लेकिन आप अपनी तरफ से भी अगर बताना चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर आपकी सजेशन है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आज हम स्टडी करेंगे राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स में। जो न्यू स्टेट्स में 3 किंगडम थे उनमें से जो जाट किंगडम है उसके बारे में, राइट। अब यहाँ पर पिक्चर दे रखी है। ये चीज़ें ऑलरेडी आपने पिछली स्लाइड्स में भी देखी होंगी। जो फर्स्ट पिक्चर है वो शिवाजी की है, जिन्होंने मराठा किंगडम जो था वो इस्टेब्लिश किया था। देन उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह जी की पिक्चर है, जिन्होंने सिख एम्पायर को कंसोलिडेट किया। देन ये जो पिक्चर है ये सूरजमल जी की है, जिनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो आगे ये अगेन उनकी पिक्चर दे रखी है। सबसे पहले हम जाट किंगडम के बारे में पढ़ने से पहले हम उसकी लोकेशन देख लेते हैं कि एक्चुअली वो था कहाँ पर। तो आप ये वाला जो एरिया आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये ऑरेंज कलर में मैंने दे रखा है, ये जो एरिया है ये जाट किंगडम का एरिया था, राइट। ये जो एरिया था ये महाराजा सूरजमल के अंडर 1707 से लेके 1763 तक रहा। मैंने हर पिछली वीडियोस में भी हमने कोई भी जो टॉपिक है स्टार्ट करने से पहले हर चीज़ की लोकेशन देखी है। हिस्ट्री में आपको आपके दिमाग में लोकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, आपको लोकेशन के बारे में ही नहीं पता, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो आपको पहले लोकेशन जो है उसको देखना है कि कहाँ की बात हो रही है। देन उसके बाद आपको चीज़ें जो हैं वो बाद में पढ़नी है। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये मैंने एक और मैप दे रखा है, इसमें वैसे आपको जाट किंगडम की लोकेशन नहीं दिखेगी, बट मैं आपको बता दूं कि जाट किंगडम जो है वो अवध के आपको थोड़ा सा नॉर्थ साइड में मिलेगा। आप वैसे ये जो यहाँ पर ये वाला मैप दे रखा है, ये हमारी पिछली वीडियोस में भी मैंने दे रखा था, ये वहीं पर काम आएगा। यहाँ पर जाट किंगडम की लोकेशन नहीं दे रखी है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ये मैंने जस्ट वैसे ही ऐड कर दिया था ताकि आपने जो पीछे भी पढ़ा है, हमने यहाँ पर अवध के बारे में पढ़ा था, राजपूत को देखा था, मैसूर के बारे में देखा है हमने, हैदराबाद के बारे में देखा है, मराठास के बारे में पढ़ा है, मराठास में पेशवा के बारे में पढ़ा है, तो बंगाल के बारे में भी देखा था। तो ये जो मेन है वो हमारा कवर अप हो चुका है। यहाँ पर सिख एम्पायर था यहाँ, तो उस यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, तो उसकी भी लोकेशन मैंने दे रखी थी, तो उनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। जाट किंगडम में आज हम देखेंगे जाट्स के बारे में। तो देखो, जाट किंगडम जो था ये एक न्यू स्टेट थी, राइट। जैसे पंजाब नहीं था,
12 मिसल्स थी, उनको यूनाइट किया, एक सिख स्टेट बनाया गया। ऐसे ही मराठा एम्पायर भी नहीं था, उसको भी अहमदनगर से उसकी स्टार्टिंग की गई थी शिवाजी के द्वारा। फिर उसको आगे जो है आने वाले जितने भी सक्सेसर्स थे उन्होंने कंसोलिडेट किया। सो ऐसे ही जाट किंगडम भी जो था वो नहीं, जाट किंगडम भी जो है वो भी नहीं था। वो भी आप देखोगे एग्जिस्टेंस में 17th सेंचुरी में आया है, राइट। जब भरतपुर का जो एरिया था वहाँ पर जो कुछ चीफ्स रहते थे, राइट। तो भरतपुर के एरिया में जो आसपास के सराउंडिंग एरिया के चीफ्स थे उन्होंने औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जो रेबल कर दिया था। बिकॉज़ आपको पता है कि औरंगज़ेब जो था उसने बहुत सारी रिलीजियस परसिक्यूशन की पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी, जिस वजह से राजपूत्स भी जो थे उससे खफा थे। और औरंगज़ेब के जो ताल्लुकात हैं सभी के साथ, वो अपनी इतनी जो कट्टर पॉलिसीज़ थी और भी बहुत सारे रीज़न हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न, दिस इज़ वन ऑफ द मैनी रीज़न्स। तो उसमें से ये भी एक रीज़न था। बट जो ये रिबेलियन किया, जो भरतपुर के एरिया में जो वहाँ के चीफ्स हैं उन्होंने जो रिबेलियन किया वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था स्टार्टिंग में। जो लोकल चीफ्स थे हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा दोआब एरिया जो था वहाँ के लोगों ने रिबेलियन किया। सो ये जो लोग थे ये जाट जाट किंगडम के, मतलब लाइक जाट किंगडम तो 17th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया गया था। ऐसे नहीं कि उससे पहले जाट लोग नहीं थे, वो तो थे बट एक किंगडम नहीं था। ये जो जाट लोग थे ये मेनली एग्रीकल्चरिस्ट थे। ये बहुत सारे जो हिंदू और मुस्लिम किंग्स रह चुके हैं उनको भी इन्होंने सर्व किया था। उनके भी वहाँ मिलिट्री में ये एज आ सोल्जर्स जो थे एम्प्लॉयड थे, राइट। तो उसके बाद हम देखें, और ये जाट किंगडम के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं। ये ग्रेट वॉरियर्स थे, ऑब्वियस है ये ग्रेट वॉरियर्स होंगे तभी तो ये एज अ सोल्जर्स जो थे एम्प्लॉय किए हुए थे हिंदू और मुस्लिम किंग्स ने, बिकॉज दे वर ग्रेट वॉरियर्स, राइट। तो अब हम बात करेंगे कुछ जो जाट किंगडम है उसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई। देखो कुछ एम्बिशियस जाट जमींदार थे आगरा के, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इतने ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, हमारा इतना अच्छा प्रभाव है, तो क्यों ना हम अपनी एक खुद की इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बनाएं। तो इसकी जो शुरुआत है वो गोखला ने की थी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक बार ये जो चीज़ें दे रखी हैं इसको रीड आउट कर लेते हैं। ये जो जाट लोग थे ये मेनली एग्रीकल्चरिस्ट थे जो कि दिल्ली, मथुरा, आगरा के एरिया में रहते थे, और इन्होंने औरंगज़ेब की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी उसके खिलाफ रिवोल्ट छेड़ दिया। ये एंशंट और मिडीवियल टाइम से ही एग्रीकल्चर जो थे उसको प्रैक्टिस करते थे, और ये ग्रेट वॉरियर्स भी थे, और इनको एज अ सोल्जर एम्प्लॉय किया हुआ था बाय हिंदूज एंड मुस्लिम किंग्स। 1669 में जाट्स जो थे उन्होंने अपना फर्स्ट रिवोल्ट किया अगेंस्ट मुगल सोल्जर्स इन मथुरा। सो आपको ये बात याद रखनी है कि जो फर्स्ट रिवोल्ट है वो कब शुरू हो गया था, औरंगज़ेब के टाइम में 1669 में, ठीक है। सो गोकुला जो था वो इंचार्ज था इस रिवोल्ट का, बट इट केम आउट अनसक्सेसफुल, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देन फाइनली चूड़ामन आए, देन बदन सिंह, इन्होंने जो जाट किंगडम को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया और ये सक्सेसफुल भी हुए। और इन्होंने जो जाट किंगडम की शुरुआत है वो भरतपुर से की इन 18th सेंचुरी, ठीक है। तो शुरुआत जो थी वो 17th सेंचुरी से हो गई थी, लेकिन फाइनली जाके फिर 18th सेंचुरी में जो था वो काम हुआ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ एवर इन द रेन ऑफ सूरजमल जाट पावर रीच्ड इट्स जेनिथ। तो आपको पता है देखो कितने भी किंग्स आए, जो ये राजे रजवाड़े आते हैं, ये
किसी भी पर्टिकुलर डायनेस्टी से बिलोंग करते हो, किसी भी एम्पायर से बिलोंग करते हो, उनमें से सभी जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते। कुछ गिने चुने ही जो है वो इतिहास में अपना नाम जो है रचा पाते हैं। और उनमें जाट किंगडम की अगर बात करें तो उनमें जो नाम याद रखने लायक है वो है सूरजमल, क्योंकि इन्हीं के टाइम में जो जाट पावर थी वो अपनी जेनिथ पर पहुंची थी। कुछ एम्बिशियस जाट ज़मींदार थे आगरा रीजन के, जो चाहते थे कि हम अपना एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी इस्टेब्लिश करें, अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाएं। अब आप अपना एम्पायर, अपना किंगडम इस्टेब्लिश करना चाहते हो और आप आसानी से कर भी लो, ऐसे कभी नहीं हो सकता। जब भी आप कोई चीज़ करोगे तो आपको अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स वगैरह तो जो हैं वो फेस करने ही पड़ेंगे। इट्स अप टू यू कि आप कैसे जो है उनको हैंडल करते हो, राइट। तो जब ये जाट किंगडम इस्टेब्लिश कर रहे थे तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट में आए थे, किनके साथ? मुगल्स, राजपूत्स एंड अफगान्स के साथ। सूरजमल जो थे वो ओनली जाट लीडर थे जिन्होंने कंसोलिडेट किया स्कैटर्ड जाट्स लोग जो थे, जो जाट लोग थे बिखरे हुए थे, आपस में एक नहीं थे, उनको इकट्ठे किया और एक पावरफुल स्टेट जो थी वो एस्टेब्लिश की। सो अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर ये आपको नाम याद रखने हैं। सो यहाँ पर आपको यही जो नाम है इनको दिमाग में रखना है। ये जो नेम है आपको शायद ये फ़ॉन्ट जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया वो आपको नहीं समझ में आए, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बता देती हूँ। जो पहला नाम है वो है गोखला, दूसरा जो नाम है वो है चूरामन, तीसरा जो नाम है वो है सूरजमल। ये आपको नाम याद रखने हैं, लेकिन सीक्वेंस जो है वो कैसे चलता है, वो ऐसे चलता है। गोखला से राजा राम, ये जो नाम है ये है राजा राम, राजा राम से चूरामन, चूरामन से बदन सिंह एंड फाइनली बदन सिंह से सूरजमल। सो ये इस तरह से है सीक्वेंस। तो अब हम इनके बारे में थरोली स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोखला के बारे में। जो गोखला थे ये ज़मींदार थे तिलपत के। तिलपत हरियाणा में एक जगह है सोनीपत, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। और इन्होंने जो 1669 में मैंने आपको बताया ना कि जो फर्स्ट जाट अपराइजिंग हुई थी औरंगज़ेब के टाइम में, तो उसको इन्होंने ही लीड किया था। लेकिन जो ये जाट अपराइजिंग की थी इन्होंने, इसको जो मुग़ल गवर्नर हसन अली थे उन्होंने जो था इसको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। उसके बाद हम बात करेंगे राजा राम के बारे में। ये जो थे ये ज़मींदार थे सिंसाना के। सिंसाना भी एक प्लेस है हरियाणा में, और इन्होंने जो जाट अपराइजिंग की वो की 1685 एडी में, और इनको भी सप्रेस कर दिया गया बाय राजा बिशन सिंह जो कि अम्बेर से बिलोंग करते थे। देखो आप ये मत सोचना कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है। हाँ जी, देखो पढ़ने के लिए ना हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। आप उसकी जो डेप्थ है उसको नहीं जो है मेजर कर सकते। तो हम कितनी चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, कितना याद रखेंगे, कितना सारा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, प्रीलिम्स का पेपर है, मेंस का पेपर है, तो इतना पॉसिबल नहीं होता हर चीज़ याद रखना। सो हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे काम की हैं, और उन्हीं चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज़ करना है, बस इतनी सी चीज़ करनी है। सिलेबस जो है वो ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन आपको हर सिलेबस को कि बिल्कुल गहराई में जाके नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें हमें पीएचडी नहीं करनी इन सब्जेक्ट्स पे। ये हम इनका नाम ही है जो जो ये सब्जेक्ट्स में सिलेबस दे रखा है, राइट। तो आप देखोगे कि जो सिलेबस है वो काफ़ी बेसिक चीज़ें दे रखी हैं। तो बेसिक में हम ऊपर ऊपर से जो सरफेस पे चीज़ें हैं उनको कवर अप करते हैं, डीप में जाने जाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चूड़ामन के बारे में। जो चूड़ामन थे ये नेफ्यू थे राजा राम के।
यहाँ से इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस जो है वो आपको याद रखना है। आप पिछला भी याद रख सकते हो राजा राम से, वो क्योंकि वहीं से सीक्वेंस स्टार्ट होता है, क्योंकि जो राजा राम है उनके बेटे नहीं हैं चूड़ामन, उनके नेफ्यू थे। तो ही वॉज नेफ्यू ऑफ राजा राम। इन्होंने मुगलों को डिफीट किया था इन 1704, और इन्होंने जो सिनसनी एरिया था वो कैप्चर कर लिया था। अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर सिंसाना एरिया पड़ा था ना, ये जो थी, इसको राजा राम ने जब यहाँ पर अपराइजिंग की थी तो वो एरिया जो था वो राजा बिशन सिंह जो थे उन्होंने यहाँ पर इसको कैप्चर कर लिया और यहाँ पर जो अपराइजिंग थी उसको सप्रेस कर दिया। तो इसी के बारे में आगे बात की गई है। हाँ जी। तो इन्होंने मुगल्स को डिफीट किया, हरा दिया 1704 में, और जो सिंसाना एरिया इसको दोबारा कैप्चर कर लिया। अब चूड़ामन जो थे इन्होंने डिफीट कर दिया मुगल्स को, और चूड़ामन डिफीटेड मुगल्स व्हेन बहादुर शाह सैट ऑन सीट आफ्टर औरंगज़ेब। तो इनके टाइम में आपको याद रखना है कि जो बहादुर शाह था वो सीट पर आ चुका था। बहादुर शाह जो था उसने क्या किया, आपको पता है कि बहादुर शाह जो था वो, इनके बारे में, बहादुर शाह के बारे में हमने पढ़ा भी था। इसने अपने फादर की तरह अपनी पॉलिसीज़ नहीं रखी। इसने जो पॉलिसीज़ रखी वो रिकन्सिलिएशन की पॉलिसीज़ रखी। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व था, तो ये आगे और वॉर नहीं चाहता था। सो इसने चूड़ामन के साथ क्या किया कि इसको ना मनसब दे दिया चूड़ामन को, और इसको जो है इस्टेब्लिश करने दी स्टेट ऑफ भरतपुर, और वहाँ पर इसको रिकग्निशन भी दी गई कि हाँ यहाँ पर एक जाट किंगडम स्टार्ट हुआ है और यहाँ का जो लीडर है वो चूड़ामन है। सो एक रिकग्निशन मिल गई। और आपको ये भी मैंने पहले बताया था कि जब मुग़लों ने बंदा बहादुर, जो सिख किंगडम में हमने देखा था, सिख स्टेट में पढ़ा था, बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में, जो गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ के बाद आए थे, उन्होंने ही आगे के जो काम था उसको लीड किया था। तो बंदा बहादुर जी के खिलाफ जो कैंपेन किया गया था, मुगलों ने जो कैंपेन किया था, उसमें जाटों का, जो मैंने आपको बात बताई थी कि जाटों ने समर्थन किया था, तो जाटों में से किसका समर्थन था? चूड़ामन का। ठीक है, तो चूड़ामन ने बंदा बहादुर जी के अगेंस्ट मुगलों को क्या दिया? अपना साथ दिया। उसके बाद हम बात करते हैं बदन सिंह के बारे में। बदन सिंह जो थे ये थे नेफ्यू चूड़ामन के। तो याद रखना है, चूड़ामन नेफ्यू थे राजा राम के, और जो बदन सिंह है ये किसके नेफ्यू हैं? ये चूड़ामन के नेफ्यू हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। जो बदन सिंह थे, बदन सिंह नेफ्यू थे चूड़ामन के, और बदन सिंह को ना एक टाइटल दिया गया था राजा का, और वो टाइटल किसने दिया था? अहमद शाह अब्दाली ने। इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि जब अहमद शाह अब्दाली यहाँ से अटैक करके वापस जा रहा था, तो उसका कुछ जो टैंक्स वगैरह थे वो रिवर में फंस गए थे, और बदन सिंह ने ही उसकी हेल्प की थी टू गेट देम आउट, कि उनको वापस निकाला जाए। शुरू शुरू तो लाइक उसको यकीन नहीं हुआ अहमद शाह अब्दाली को कि क्यों एक इंडियन किंग मेरी मदद करेगा एक इन्वेडर की जो यहाँ पर अटैक करने की मंशा से आया है। लेकिन वो चला गया। पर बाद में जो बदन सिंह थे उन्होंने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने जो उनका सामान था वो वापस वहाँ तक पहुँचा दिया सेफली, और इस चीज़ से जो अहमद शाह अब्दाली था वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ, और उसको उसको उन्होंने क्या दिया? राजा का टाइटल दिया। और जो बदन सिंह थे इनको ही रियल फाउंडर ऑफ जाट स्टेट इन भरतपुर जो है उसको रियल फाउंडर कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे सूरजमल के बारे में। सूरजमल जो थे ये अडॉप्टेड सन थे बदन सिंह के।
अब आपको याद रखना है कि कौन किसका नेफ्यू था, कौन किसका अडॉप्टेड सन। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, 5 बंदों के बारे में नाम याद रखने हैं और उन 5 में से भी लास्ट के 3 इंपॉर्टेंट है। तो पहले 2 तो नेफ्यू ही हो गए एक दूसरे के, और जो लास्ट वाले हैं अडॉप्टेड सन है। इट्स वेरी इजी, अगर आप मल्टीपल रिवीजन करते हो ये चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं, ये आपके मुंह से अपने आप ही निकलेंगी, ठीक है। तो सूरजमल जो थे वो अडॉप्टेड सन थे बदन सिंह के, और इनको ना प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब भी बोला जाता है, बिकॉज इनके टाइम में जो जाट किंगडम जो था वो अपनी जेनिथ पर था, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद इन्होंने जाट किंगडम को एक्सटेंड करने के लिए बहुत सारे मिलिट्री एक्सपीडिशन किए, आगरा के एरिया में, मेवाड़ के एरिया में, दिल्ली के एरिया में। इन्होंने ही मराठास की भी हेल्प की इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इन्होंने मराठास को अपनी हेल्प दी, और इनको मैंने आपको एक और नाम से भी जाना जाता है, जाट अलेसिस भी इनको बोला जाता है, क्योंकि जो अलेसिस था वो एक फेमस ग्रीक वॉरियर था, उसने अपने टाइम में बहुत सारी वॉर्स लड़ी हैं, तो इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपीडिशन किए थे। सो दैट्स वाई ही इज़ कंसिडर्ड एज जाट अलेसिस। ये मैं आपको जो प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जाट आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है, इट्स यूलिसिस और अलेसिस ऐसे ही कुछ है। तो सूरजमल को जाट अलेसिस भी जो था वो बोला जाता था। एंड में जो सूरजमल जी हैं इनको मार दिया जाता है दिल्ली के ही पास बाय पठान्स। सो इतनी ही चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है। इनकी डेथ के बाद अब पहले इनका एरिया देख लेते हैं, जो इनकी स्टेट थी उनमें कौन कौन सी टेरिटरीज वगैरह आती थी, कौन कौन से रीजन आते थे। गंगा ईस्ट में, और वहाँ से लेके चंबल तक साउथ में। तो ईस्ट में गंगा से लेके साउथ के चंबल तक, एंड कुछ सूबा थे आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ के, वो सारा कंसोलिडेट करके इन्होंने अपनी जो थी जाट स्टेट एस्टेब्लिश की थी। सूरजमल की डेथ के बाद जो जाट किंगडम था उसका डिक्लाइन शुरू हो गया, और इनकी डेथ के बाद जो इनकी स्टेट थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट हो गई, टूट गई, और उसको जो छोटे छोटे एरियाज़ थे जो बच गए थे उनको अब कुछ ज़मींदार जो थे वहाँ पर रहकर रूल कर रहे थे, बट दे वर मेनली लिव्ड बाय प्लंडर, और वो एक दूसरे के साथ ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट में ही इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रुहेलखंड एंड फ़ारुखाबाद, ये जस्ट हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है हमारा रीजनल स्टेट्स ख़त्म हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं फटाफट से। सो यहाँ आप देख सकते हो रुहेलखंड की लोकेशन। सो जो इसके बारे में मैं बता देती हूँ, ये हम लाइंस बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। स्टोरी आपने एक बार सुन ली, आपको ये फिर लाइंस आराम से समझ आ जाएंगी। देखो जो रुहेलखंड है ना, पहले तो ये बता दूँ ये अवध के नॉर्थ में है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इट इज़ टू दी नॉर्थ साइड ऑफ अवध। ओके जी। तो रुहेलखंड जो था ये बंगाश पठान्स जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था अपना यहाँ पर किंगडम। बंगाश पठान जो है वो एक ट्राइब है पठान्स की, और ये बिलोंग करते थे अफ़गानिस्तान से। ये इंडिया में माइग्रेट होकर आए थे, बिकॉज़ अफ़गानिस्तान में बहुत सारे जो रूलर्स थे वो परसिक्यूशन की पॉलिसीज़ जो थी वो अडॉप्ट कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। सो इसी वजह से जो अफ़गान थे वो माइग्रेट करके इंडिया में आए। अली मोहम्मद ख़ान एक बंदा था, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जब नॉर्थ इंडिया में नादिर शाह ने अटैक किया। तो जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई आफ्टर नादिर शाहज़ अटैक। तो अली मोहम्मद ने इसका फ़ायदा उठा के
कुछ जो रीज़न थे यहाँ पर, यही मैंने आपको यहाँ पर लगाया है मैं ये सर्कल। यहाँ के रीज़न में अफ़गान्स जो थे, इसने देखा कि काफ़ी अच्छे नंबर्स में हैं, तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया ऑफ बोथ द सिचुएशन। एक तो नादिर शाह के अटैक के बाद जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो वीक हो चुकी थी, और दूसरा इस एरिया में ऑलरेडी कुछ अफ़गान्स अच्छे मतलब नंबर्स में रहते थे। सो उसने एडवांटेज उठाया इस चीज़ का, और उसने यहाँ पर एक किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया, दैट इज़ नोन एज रोहेलखंड किंगडम। तो ये काफ़ी छोटा किंगडम था, और यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे वो नेटिव नहीं थे। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न दैट दे सफ़र्ड एट द हैंड्स ऑफ अदर पावर्स, कि इन्होंने बाकी जो पावर्स थी आसपास की उनसे इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता था, और काफ़ी ज़्यादा इनको हैरेसमेंट भी फेस करनी पड़ी। तो ये थी स्टोरी अबाउट रोहिलखंड। जल्दी से हम यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जो स्टेट ऑफ जस्ट अ मोमेंट, जो स्टेट ऑफ रोहिलखंड है, ये बंगाश पठान्स जो थे, जो अफ़गान से माइग्रेट होके आए थे, उन्होंने ही इसको इस्टेब्लिश किया था। बहुत सारी इमिग्रेशन हुई थी अफ़गान्स की इंडिया में इन मिड 18th सेंचुरी, बिकॉज अफ़गानिस्तान में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन थी दैट वाज नॉट गुड। वहाँ पर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्मोइल था। अली मोहम्मद खान ने इस चीज़ की एडवांटेज उठाई, और नॉर्थ इंडिया में उसने देखा कि जो अथॉरिटी है दैट गॉट वीकेंड, काफ़ी ज़्यादा लाइक प्लंडर यहाँ पर मच चुका है। तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसने एक अपना छोटा सा किंगडम रोहेलखंड इस्टेब्लिश कर लिया। जो इनहेबिटेंट्स थे रोहेलखंड के, इनको रोहेलाज के नाम से जाना जाता था, और एज देवर फॉरेनर्स, ये यहाँ के नेटिव्स नहीं थे। तो यहाँ के जो नेटिव पीपल थे आसपास के, उन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया। जाट, अवध रूलर्स एंड लेटर मराठाज एंड द ब्रिटिश, मतलब इनके साथ इनका जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह था वो चलता रहता था। तो ये हमने देख लिया रोहेलखंड के बारे में। अब जो है हमारा सिर्फ लास्ट एक वीडियो बच गई है, नेचर एंड लिमिटेशन ऑफ रीजनल स्टेट्स, जिसमें हम जितनी भी हमने रीजनल स्टेट्स पढ़ी हैं, इंडिपेंडेंट किंगडम्स पढ़े हैं, सक्सेसर स्टेट्स पढ़ी हैं, न्यू स्टेट्स पढ़ी हैं, इनकी क्या लिमिटेशंस रह चुकी हैं, क्या इनका नेचर था, क्या इनका सोसाइटल सेटअप था, कैसे इनकी इकोनॉमी थी, स्लेवरी की वहाँ पर क्या सिचुएशन थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में हम देखेंगे, और दैट वुड बी अवर लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। इसके बाद से फिर हम जो अराइवल ऑफ यूरोपियंस हैं उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सो before concluding this video, I would like to request you people that please like and subscribe my channel. ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी से वैसे तो मैं अच्छी लेके ही आ रही हूँ, बट स्टिल अगर फिर भी आपको कहीं पर भी कोई कमी पेशी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूव करूँ, बिकॉज़ आपको भी पता है आई एम अ न्यू कमर ऑन यूट्यूब। अभी मुझे वैसे तो मैं एक ट्यूशन टीचर भी हूँ, और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी हूँ, बट फिर भी यूट्यूब पे पढ़ाना, लेक्चर रिकॉर्ड करने, पीपीटीज बनानी, चलो ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन पढ़ाना, हर किसी के साथ कनेक्ट करना, इट्स नॉट दैट इजी। सो वैसे मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का पिछले 6-7 साल से, बट नॉट ऑन यूट्यूब। सो यहाँ पर मेरा फ़र्स्ट टाइम है। सो शायद आपको जो स्टार्टिंग्स के लेक्चर्स हैं मेरे, वो उसमें थोड़ा कहीं पर आपको लगेगा कि हाँ मैं ठीक से नहीं बोल पाई, ज़्यादा तेज़ बोल दिया, और कुछ वर्ड्स जो मैंने बार बार रिपीट किए, जैसे कि राइट, हर वीडियो में मैंने खुद भी चेक किया, मैं राइट वर्ड बहुत रिपीट कर रही थी, राइट राइट राइट। मैंने कितनी कोशिश कर ली कि मैं ना बोलूँ, मेरे मुंह से निकल ही जाता है। सो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। एंड आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। आगे जो लोग यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और भी किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी हेल्प होगी।
और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय।